आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विक्रम और वेताल इन दोनों का धारावाहिक रूप से कहानियों के माध्यम से एक सुंदर सा उपक्रम हमारा शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य ज्ञानी विचक्षणता से परिपूर्ण होने के कारण उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते हुए वेताल के प्रश्न का प्रत्युत्तर जैसे ही देते, वेताल हवा में उड़कर वापस उसी वृक्ष के ऊपर जाकर औंधा लटक जाता। फिर से विक्रमादित्य उसे जाकर पकड़ते और उस तांत्रिक की तरफ ले जाने का प्रयास करते। इस बीच वेताल फिर नई कहानी सुनाता और विक्रमादित्य बड़े ध्यान से उसकी कहानी को सुनते। दोस्तों, ताम्रपुरी नाम की एक नगरी थी। वेताल नई कहानी सुना रहा है। उस ताम्रपुरी नगरी में राजा चंद्रसेन नाम के राज्य करते थे। चंद्रसेन चंद्र की तरह एकदम श्वेत, जिनके मानो शरीर से दूध की धाराएं निकल रहे, इतने मुलायम, सुकुमार और शुभ्र गोरे चिट्टे थे, पर साथ साथ शूरवीर भी जबरदस्त थे। प्रत्येक कला को जानने वाले महाराज चंद्रसेन शिकार के अंदर भी, अखेट में भी नंबर 1 थे और प्रजा के प्रति उनके मन में करुणा और दया का भाव था। ताम्रपुरी नगरी समुद्र के किनारे थी। इसी नगरी के सन्निकट गांव में सत्वशील नाम का एक नवयुवक रहता था। सत्वशील, सत्व मानो उसके चेहरे से ही टपक रहा हो। बचपन से ही उसका एक सपना था कि वो राजा का सेवक बने, और जब युवावस्था की दहलीज के ऊपर उसने अपना पहला चरण रखा तो ताम्रपुरी नगरी के अंदर आ गया। ताम्रपुरी नगरी भी, वहां पर तांबे का उत्पादन, तांबे की खनाज मानो जमीन के अंदर गड़ी पड़ी थी, और इसीलिए ताम्रपुरी नाम उस नगरी का हो गया। अब सत्वशील जब ताम्रपुरी नगरी में आ जाता है, पर परिस्थिति इसकी बहुत नाजुक रहती है। कई बार वो महाराज के भवन की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर जो सेवक थे राजा के, उसे भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते थे, क्योंकि उसकी हालात ही वैसी थी। उसके पहनावा, उसके कपड़े किसी गांव के गरीब व्यक्ति के थे। भला हर एक को कैसे क्या महाराज के पास जाने की इजाजत मिल जाए। सत्वशील बड़ा दुखी रहता था। थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे, प्रतिदिन एक उसी ताम्रपुरी नगरी में एक वृद्धा थी, वो अपने छोटे छोटे बर्तनों के अंदर किसी में चने, किसी में फुटाने, गुड़ और आंवले ऐसे बेचा करती थी। रास्ते पे ही वो अपनी छोटी सी दुकान लगा देती थी। इन बर्तनों के अंदर सामग्री रखकर लोग आते थे, खरीदते थे और चले जाते थे। सत्वशील भी चने, फुटाने, गुड़ और आंवले प्रतिदिन खरीदता था और उन्हीं को खा के पेट भरता था। इतनी नाजुक स्थिति उसकी। एक दिन बुढ़िया ने कहा, सत्वशील क्या बात है, आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी, रोज तो बहुत जल्द आ जाते हो। सत्वशील ने कहा कि माई क्या करूं, मैं बीच बीच में 8-10 दिन के बाद राज दरबार में जाने की कोशिश करता हूं, पर राजा के सैनिक मुझे राजा तक पहुंचने ही नहीं देते।
मेरी बहुत इच्छा है, दिली तमन्ना है कि मैं राजा का सेवक बनूं, राजा की चाकरी करूं, पर शायद ये मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सपने साकार करने के लिए नियति भी, कायनात भी हमारा सपोर्ट करती है, यदि सपनों के अंदर जान होती है। बस आपके हौसले मजबूत होने चाहिए। एक दिन आपके सपने भी साकार रूप को धारण करते ही हैं। बात आई गई हो गई। एक दिन अचानक जब सत्वशील उस बुढ़िया से चने और गुड़ के साथ में आंवले खरीद रहा था, इतने में राजा के दो सिपाही आते हैं और उस बुढ़िया को डांटते और कहते कि हे बुढ़िया, तेरी दुकान यहां से उठा, क्योंकि महाराज की सवारी इधर से जाने वाली है। सत्वशील ने सुना, पर उसे कानों पर विश्वास नहीं हुआ, तो पूछने लगा, क्या कहा? महाराज स्वयं इस रास्ते से जाने वाले हैं? क्यों, तुमने सुना नहीं अभी मैंने इस बुढ़िया से जो कहा? इसीलिए इसकी दुकान यहां से हटवा रहे, ताकि रास्ता साफ सुथरा रहे। पर महाराज इस रास्ते से कहां जा रहे? ये रास्ता सीधा समुद्र किनारे जाता है और वहां से सीधा महाराज जंगल के अंदर शिकार के लिए जाने वाले हैं। इसलिए इस रास्ते को हम क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं। अब सत्वशील समझ गया कि महाराज आज इस रास्ते से आखेट के लिए जाने वाले हैं। जंगल उसे पता था। ये भागा भागा जंगल के अंदर पहुंचने के लिए निकल पड़ा। बुढ़िया समझ नहीं पाई कि सत्वशील कहां भागे जा रहा है, पर बुढ़िया को तो वहां से उठना ही था। सत्वशील सोचता था कि महाराज के पहले, क्योंकि महाराज तो घोड़े के ऊपर रहेंगे और मैं पैदल, पर वो इतनी तेजी से भाग रहा था मानो 100 घोड़ों का बल उसके शरीर के अंदर आ गया, क्योंकि आज उसने सोच लिया था कि मैं आज तो महाराज से मिलके ही रहूंगा और इस जंगल में मुझे रोकने वाला कौन। वो बहुत तेजी से भागता हुआ जिस जंगल में महाराज जाने वाले थे शिकार के लिए, जो सैनिकों ने बताया था, उस जंगल में जहां तक वो जा सकता था पहुंच गया। बड़ी तेजी से भागने के कारण से उसका सांस फूला जा रहा था, पर उसे उसकी चिंता नहीं थी। करीब आधे घंटे के बाद ही महाराज भी अपने घोड़े को ऐड लगाते हुए जंगल के अंदर पहुंच गए। इस बीच होता क्या है, महाराज अपने घोड़े पे इतने सरपट दौड़ रहे थे कि उनके सैनिक कुछ पीछे रह गए। अब जैसे ही महाराज सत्वशील के नजदीक आए, सत्वशील ने प्रणाम किया। महाराज ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम इसी जंगल में रहते हो? हमें बताओ, शिकार कहां मिलेगा? सत्वशील ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस जंगल में नहीं रहता हूं, मैं तो आपकी नगरी में ही रहता हूं और आप ही से मिलना चाहता हूं। प्रतिदिन मैं ये कामना करता हूं कि आप कब मिलोगे। जब आपके सैनिकों ने कहा कि आज महाराज आखेट के लिए, शिकार के लिए इस जंगल में आने वाले, तो मैं शहर से भागता हुआ यहां पर आया हूं आपसे मिलने के लिए। पर तुम तो शहर में भी मुझसे मिल सकते थे, नगरी में भी मिल सकते थे, मेरे राज दरबार में आ सकते थे। यदि मुझसे ही मिलना था तो। नहीं महाराज, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नाकामयाब रहा, क्योंकि आपके सैनिकों ने आप तक मुझे पहुंचने ही नहीं दिया, मुझे बाहर से ही भगा दिया जाता था। कोई बात नहीं, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, क्या यहाँ कहीं पानी, तालाब, सरोवर है?
महाराज आप तनिक यहीं रुकिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। और फटाक से सत्वशील ने उसी पेड़ के ऊपर बंदर की तरह चढ़कर पेड़ के पत्तों को तोड़ा और उन पत्तों का एक द्रोण बनाया और फटाफट उसी पेड़ से देखा कि सन्निकट ही एक तालाब है। भागा भागा गया उतरकर और तालाब से द्रोण में स्वच्छ पानी भरकर लाया और महाराज को दिया। महाराज चंद्रसेन ने वो शीतल ठंडा जल जब पिया, आहा मानो कोई अमृत हो। सत्वशील ने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ चने, गुड़ और आंवले हैं, क्या आप खाना पसंद करोगे? और अपने जेब से उसने आंवले, चने और गुड़ निकालकर महाराज के आगे इस तरह से रख दिए। महाराज ने आंवले खाए। उस समय आंवले भी किसी अमृत से कम नहीं लग रहे थे। और बचा हुआ वो द्रोण का पानी जब आंवले के ऊपर उन्होंने पिया तो आहा, पूरा मुंह मिठास से भर गया। महाराज तृप्त हुए। इस बीच राजा के अंगरक्षक भी आ पहुंचे थे। सत्वशील, कल तुम मुझे राज दरबार में जरूर मिलना। पर महाराज मेरा प्रॉब्लम वही है, आपके सैनिक मुझे आने नहीं देंगे। राजा ने अपनी स्वयं की राज मुद्रिका निकालकर सत्वशील को दी और कहा कोई भी तुम्हें रोके तो ये मुद्रिका बताना, वो तुम्हें नमस्ते करते हुए मेरे तक लेके आएगा। अब सत्वशील बड़ा खुश हुआ। प्रसन्नता से वो बुढ़िया के पास पहुंचा और कहने लगा कि माई, तुम्हारे आशीर्वाद से स्वयं राजा जी मुझसे मिले, मैंने उन्हें द्रोण में पानी पिलाया और अब समझो कि मेरी नौकरी पक्की हो गई। बुढ़िया बड़ी खुश हुई। दूसरे दिन सत्वशील जब राज दरबार में जाने लगा तो सैनिकों ने वही फटे पुराने हाल में जब उसे देखा तो उसे रोका, डांट लगाई। तो सत्वशील ने वो अंगूठी बताई। अंगूठी देखते ही इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ने नमस्ते करते हुए कहा कि चलिए। अब महाराज चंद्रसेन के पास जब सत्वशील पहुंचा तो महाराज ने पूछा कि सत्वशील तुम करते क्या हो? मैंने आपसे कल ही कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपका सेवक बनूं, आपकी चाकरी करूं। अरे सेवक तो मैंने तुम्हें उसी जंगल में बना लिया अपना, पर तुम सिर्फ सेवक नहीं, मेरे सेनापति भी हो आज से। और महाराज चंद्रसेन ने सेनापति बनने योग्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सेनापति बना लेने के बाद सत्वशील अत्यंत बुद्धिमान था। बहुत जल्द, चंद महीनों के अंदर ही वो समस्त कलाओं के अंदर निपुण हो गया। गधा चलाना, भाला फेंकना, तलवार चलाना, समस्त अस्त्र शस्त्रों को चलाने में वो कामयाब बन चुका था। यहां तक कि बीच बीच में राजा भी, स्वयं चंद्रसेन भी उसके साथ में तलवारबाजी करते तो कई बार वो राजा को भी परास्त कर देता। फुर्तीला था। राजा बड़े खुश थे। राजा ने अपना अंगरक्षक तो बनाया ही बनाया, उसे अपना सेनापति भी घोषित कर दिया था। एक दिन महाराज ने सोचा मुझे कोई पुत्र तो है नहीं और ये सत्वशील अत्यंत प्रामाणिक है और मेरे ऊपर जान न्यौछावर करता है। धीरे धीरे गुप्त मंत्रणा की बातें भी महाराज चंद्रसेन सत्वशील के साथ करने लगे। सत्वशील बुद्धिमान तो था ही, उचित सलाह देता, पर कभी भी उसके मन में घमंड अहंकार नहीं आया था। अब जिन राज्यों के अंदर नीतियां अथवा कुछ व्यापार का कार्य होता तो सत्वशील को जो अंगूठी दी गई थी राजमुद्रिका, उसी अंगूठी से जैसे अपने यहाँ पे सिक्का मार दिया जाता है, वो लेटर के ऊपर
अंगूठी के निशान से उसको प्रमाणित कर दिया जाता था। और इस तरह से सत्वशील ज़्यादा से ज़्यादा राजकारण में भी अब राजा के कार्य कारणों में भी अब दिलचस्पी लेने लगा और समझने लगा। एक दिन महाराज चंद्रसेन ने सत्वशील से कहा कि सत्वशील, हमारे शहर में भी, हमारे नगर में भी ऐसे कई नवयुवक हैं जिन्हें की नौकरी नहीं है। हाँ महाराज, ये बात तो सही है, पर नौकरियां कब मिलेगी? जब हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारा तो नगर पूरा समुद्र के किनारे है और जितने अड़ोस पड़ोस में समुद्र के आसपास में जितने टापू है, जितनी नगरियां हैं, वो यदि हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारे व्यापार के अंदर वृद्धि होने लग जाएगी और हमारे यहाँ के नवयुवकों को भी अच्छी खासी व्यापार की कला सीखने को मिल जाएगी। हमारा राज्य धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा। बात तो सही है, पर इतने सारे टापुओं का, इतने सारे नगरों का हमारे पास डाटा तो है ही नहीं। हम कैसे इनके साथ में व्यापार संबंध स्थापित कर सकते हैं? सत्वशील ने कहा कि महाराज, इस अभियान के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं स्वयं समुद्री यात्रा करके जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के अंदर नगरियां बसी हुई है, उनके साथ में वार्तालाप करके आता हूं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कल ही तुम इस शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारे साथ में 10 अंगरक्षक देता हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। सत्वशील सोचने लगा, मैं स्वयं महाराज का अंगरक्षक हूं, महाराज मेरे लिए इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। पर सत्वशील समझ गया था, महाराज चंद्रसेन भी मुझे अपने पुत्र की तरह समझते हैं। दूसरे दिन सत्वशील 10 सेवकों के साथ में समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ा। समुद्र के मध्यस्थ में जब पहुंचे तो सत्वशील का ध्यान एक ध्वज के ऊपर गया। सत्वशील सोचने लगा, समुद्र के पानी के बीच में ये ध्वज दिखाई दे रहा है, जरूर वहां कोई छोटा टापू होगा। अपनी नौका को उस दिशा में चलाने के लिए नाविक से कहा, पर जैसे जैसे वे नजदीक गए वो ध्वज तो पानी के भीतर ही था, कहीं पे भी समतल भूमि ही नहीं थी। सत्वशील को आश्चर्य हुआ कि पानी के भीतर ये डंडा आखिर टिका कहां पर है। आश्चर्य का पारावार नहीं रहा था। साथ में जो 10 सेवक थे वे भी कहने लगे, ये तो महान आश्चर्य है, ये डंडा आखिर इस तरह से स्थिर कैसे है, और ये कौन सा राज्य है, कौन सी नगरी है, सिर्फ ध्वज लहरा रहा है बस। समझ में नहीं आया। जब ध्वज के सन्निकट आ गई नौका तो सत्वशील ने कहा, मैं इसके तह तक जाना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं तो ये डंडा टिका ही होगा। ये रहस्य मैं जानकर ही रहूंगा। आखिर ये बीचों बीच ये ध्वज क्या कर रहा है और किस बात का प्रतीक है? ये कौन सी नगरी है, कौन सा राज्य है? समुद्र के अंदर ऐसी आश्चर्यकारी घटना आज तक हमने ना तो देखी है ना सुनी है। सत्वशील को सभी ने कहा कि सत्वशील जी आप ऐसा मत कीजिए, समुद्र गहरा है, पर ये तैरना भी जानता था। उसने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, इस डंडे के सहारे सहारे मैं नीचे जाता हूं और इसकी तलाश कर कर अभी आता हूं। और मछली की तरह सत्वशील ने डाई मार दी। डंडे के सहारे सहारे नीचे 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 की तरफ जाते रहे, पर कहीं पर भी छोर नजर नहीं आ रहा था। पर सत्वशील हिम्मत हारने में से नहीं था। सांस को रोककर द्रुत गति से वे नीचे की तरफ जा रहे थे। अचानक एक सुंदर सा द्वार सत्वशील को दिखा और सत्वशील उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। वो एक अद्भुत नगरी थी,
चारों तरफ सुंदर से महल बने हुए, आने जाने वाले यात्रीगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, रथ घोड़े हाथी, बड़े बड़े महल, चुपचाप छुपते छुपाते जिज्ञासावश सत्वशील राजभवन के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही राजकुमारी को आते हुए देखा तो राज सिंहासन के पीछे जाकर छुप गया, पर राजकुमारी देख चुकी थी। उसने कहा, कौन हो तुम और इस तरह से क्यों छुप रहे हो? मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आओ। जैसे ही सत्वशील बाहर आया और उसने राजकुमारी को अपने सन्निकट देखा, देखते ही रह गया। अद्भुत सौंदर्यवान थी। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य सत्वशील ने देखा नहीं था। उसे लगा कहीं मैं परिलोक के अंदर तो नहीं आ गया। फिर भी उसने कहा कि तुम कौन हो और ये नगरी कौन सी है? क्या ये माया नगरी है? राजकुमारी हंसने लगी। पहले तुम उत्तर दो कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? क्या हमारे सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? सत्वशील ने कहा, मैं छुपते छुपाते इस नगरी का अवलोकन करते हुए ध्वज को देखकर नीचे आ गया हूं। राजकुमारी ने कहा, बहुत अच्छे, आप हमारे मेहमान हो, आइए जलपान कीजिए। सुस्वादिष्ट नाश्ता करने के पहले सत्वशील को उस राजकुमारी ने कहा कि क्या आप स्नान करना चाहोगे? सत्वशील ने कहा, जब ध्वज को देखकर मैं समुद्र के अंदर डुबकी लगाई तो समुद्री स्नान तो मेरा हो ही गया है। पर समुद्री स्नान तो आपने कर लिया, मैं जानती हूं, वो तो खारा पानी है। हमारे जल कुंभ अत्यंत अमृतमय है, उसके अंदर डुबकी तो लगा के देखो। उसके बाद में हम अल्पोपहार करेंगे, फिर वार्तालाप करेंगे। पर तुम हो किस नगरी के? सत्वशील ने कहा, मैं ताम्रपुरी नगरी का हूं। महाराज चंद्रसेन वहां के राजा है। मैं उन्हीं की आज्ञा से विविध नगरियों को व्यापार की दृष्टि से अपने नगरी से जोड़ना चाहता हूं। इस उद्देश्य से मैं आया। जब ध्वज को मैंने देखा तो ये कौन सी नगरी है, ये देखने के लिए मैंने डुबकी लगाई तो अपने आप को इस नगरी में पाया। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तुम स्नान करके निमज्जित होकर आओ। और अपनी सहेलियों को कहा कि उन्हें उस जलकुंभ के अंदर डुबकी लगाने के लिए, स्नान के लिए ले जाओ। परिचारिकाएं सत्वशील को वहां पर छोड़ आई, वापस लौटी। सत्वशील ने देखा अभी कोई नहीं है, तो नहाने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, अत्यंत शीतल जल और सुगंधित जल पर डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आया और कहने लगा आंख बंद किए हुए, राजकुमारी जी, वाह, अद्भुत है तुम्हारा ये जलकुंभ भी। महाराज चंद्रसेन के उद्यान के अंदर जो जलकुंभ था उसमें ये निकला था। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि सत्वशील, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो समुद्री यात्रा के लिए गए थे। अचानक आंखें खोली, देखा तो राजन, मैं यहां कैसे? मैंने तो उस राजकुमारी के शीतल और सुगंधित जलकुंभ के अंदर डुबकी लगाई थी। मैं अपने राजोद्यान के इस तालाब के अंदर कैसे निकल गया? राजा को भी आश्चर्य हो रहा था। राजा चंद्रसेन को सत्वशील ने समस्त घटना से अवगत कराया। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, तनिक 4-5 दिन तुम विश्राम करो,
शायद तुमने कुछ सपना देखा होगा, पर सपना देखता तो इधर कैसे निकलता, मैं तो यहां था ही नहीं। और हमारे वो मेरे साथ में आए हुए नौका के ऊपर बैठे हुए आपके 10 अनुचर भी कहां हैं, सेवक कहां हैं? 3 दिन के बाद वे सेवक भी आए और राजा से कहने लगे, पर राजा के पास जैसे ही सत्वशील को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि आप यहां क्या कर रहे हो, हम तो आपको वहीं ढूंढ रहे हैं। अब महाराज विचार में पड़ गए। सेवकों ने कहा कि महाराज ये सही है, हमको लगा कि सत्वशील डुबकी लगाकर वापस आएंगे तलाश करके कि कौन सी नगरी है, ध्वज किस पे टिका हुआ है, किस आधार पर आधारित है। हम इंतजार करते रहे। आखिर जब ये नहीं आए तो हमने सोच लिया कि सत्वशील जी को तो कोई समुद्री जानवर ही खा गया होगा। हम करीब करीब 10 घंटे तक चारों तरफ देखते रहे, पर सत्वशील नहीं आए। आखिर हम वापस आपके पास आए तो सत्वशील तो आपके पास, ये कैसे संभव है? अब महाराज चंद्रसेन ने कहा कि हम भी उस नगरी को देखना चाहेंगे। सत्वशील ने कहा, महाराज मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, चलिए हम आज ही प्रस्थान करते हैं। और महाराज चंद्रसेन और सत्वशील वापस अपने अनुचरों के साथ में उसी स्थान पर पहुंच गए। पर अब इस राजकुमारी ने जैसे ही उनके नगरी के अंदर कोई आएगा तो सशस्त्र पहरेदार रख दिए थे ताकि कोई उस नगरी में प्रवेश ही नहीं कर। मायावी नगरी थी। अब जैसे ही ध्वज के पास आए तो सत्वशील ने कहा कि महाराज यही वो ध्वज है और यहीं से मैंने डुबकी लगाई थी, चलो हम चलते हैं। महाराज तैयार थे और दोनों ने एक साथ समुद्र के अंदर डुबकी लगाई और जैसे ही वो मायावी नगरी में पहुंचे सशस्त्र सैनिकों ने इन्हें घेर लिया। पर सत्वशील और महाराज चंद्रसेन तलवारबाजी में भी निपुण थे, अपने अपना तलवार निकाल ली और गाजर मूली की तरह इन सैनिकों को काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जितने भी उस नगर की रक्षा करने के लिए वहां पर तैनात थे सैनिक समाप्त हो चुके थे। अब सत्वशील राजकुमारी के उस महल में लेके गया। राजकुमारी फिर से सत्वशील को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कहा कि तुम उस मीठे जल के सरोवर में डुबकी लगाने गए थे ना, फिर यहां कैसे? और तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये महाराज चंद्रसेन है, ताम्रपुरी नगरी के राजा। और तुम्हारे सैनिक हमारे ऊपर हमला करने क्यों आ रहे हैं? हम तो यहां मित्रता का पैगाम लेकर आए हैं, व्यापार के सिलसिले में हम आए थे। पर ये मायावी नगरी देखकर महाराज का भी मन हुआ कि मैं भी देखूं, पर अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राजकुमारी घबरा गई क्योंकि दूसरे सैनिक भी ये सुन चुके थे कि कोई 2 पुरुष ऐसे आए हैं जो कि गाजर मूली की तरह सर को धड़ से अलग करते हुए डरते नहीं हैं। राजकुमारी समर्पित हो जाती है और कहती कि आप इस सिंहासन के ऊपर बैठ जाइए, ये सिंहासन आज से आपका है, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, पर हमारे ऊपर आक्रमण मत करो। राजा ने, चंद्रसेन ने कहा कि ठीक है, आरती का थाल सजाकर लेकर आओ। आरती का थाल सजाया गया। अब महाराज चंद्रसेन ने कहा, सत्वशील सिंहासन पर बैठो। सत्वशील ने कहा, महाराज मैं? जितना मैं तुम्हें कह रहा हूं उतना करो। डरते डरते और सकुचाते हुए सत्वशील सिंहासन पर बैठते हैं। महाराज स्वयं राज तिलक सत्वशील का करते हैं और उस सुंदरी राजकुमारी को कहते कि आज से सत्वशील तुम्हारा पति है, विवाह की तैयारियां की जाए, मैं तुम दोनों का विवाह संपन्न करके ही यहां से जाऊंगा और इस नगरी का आधिपत्य अब महाराज सत्वशील संभालेंगे। आज से
ये महाराज है इस नगरी के। सत्वशील के आंखों से आंसू आ गए। सत्वशील सोचने लगा, महाराज इतना ज्यादा मुझ पर स्नेह करते हैं। अब वेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा कि विक्रम, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, सत्वशील या महाराज चंद्रसेन? शूरवीर कौन है, सत्वशील या चंद्रसेन? प्रतापी कौन है? क्यों महाराज ने सत्वशील को राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया? महाराज चाहते तो उस सुंदर राजकुमारी से स्वयं विवाह कर सकते थे, पर महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? सम्राट विक्रमादित्य कहने लगे कि वेताल सुनो, शूरवीर और श्रेष्ठ तो सत्वशील ही है, क्योंकि सत्वशील से पहली बात ऐसी मायावी नगरी के बारे में राजा ने सुन लिया था, पर सोचा कि कहीं ये स्वप्न बता रहा होगा, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पर जब वे दसों के दसों सैनिक जब वापस आए और उनके कहने पर वही बात जो सत्वशील ने कही थी, महाराज की उत्सुकता जागृत हो गई कि ऐसी नगरी मुझे भी देखनी चाहिए। उस नगरी में क्या है क्या नहीं है उसका पूरा चित्रण सत्वशील के मुंह से उन्होंने तो सुन ही लिया था, पर पहली बार जब सत्वशील ने उस ध्वज को देखा, किसके आधार पर आधारित है ये ध्वज? जरूर यहां कोई नगरी होनी चाहिए, और अपने जिंदगी की परवाह किए बिना समुद्र के अंदर डुबकी लगा दी। इसलिए शूरवीर बिना डरे साहसी और श्रेष्ठ सत्वशील ही है, महाराज नहीं। महाराज चंद्रसेन ने तो सिर्फ सुना था कि इस तरह की नगरी है, पर जब सत्वशील सब कुछ देख के आया तो उसके साथ साथ जाने में कौन सी श्रेष्ठता? हाँ, महाराज जरूर उसे अपना पुत्र मान चुके थे, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। पर श्रेष्ठ, तुमने जो प्रश्न पूछा, श्रेष्ठ कौन, शूरवीर कौन, ये तो एक साधारण मनुष्य था, सेवक बनना चाहता था, पर अपने सपने को साकार करने के लिए सत्वशील ने चंद महीनों में ही समस्त विद्याओं को सीख लिया और निडरता के साथ समुद्री यात्रा करने के लिए भी एकाकी निकल पड़ा, समुद्र में कूद भी गया, और इतना सब कुछ देखते हुए भी अपने जान की परवाह किए बिना वो इस मायावी नगरी में भी पहुंच गया था। इसलिए शूरवीर, साहसी और श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ सत्वशील है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने ये बात कही, वेताल बड़ा खुश हुआ और कहा कि क्या तुमने सटीक उत्तर दिया है, पर तुम बोल गए और शर्त के अनुसार ये मैं चला। उड़कर वापस उसी वृक्ष के ऊपर जाकर वेताल लटक जाता है। आगे अगले गुरुवार को मिलते हैं, वेताल कौन सी नई कहानी सुनाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रणाम।